हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने पहला लेक्चर पढ़ा होगा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर फॉर फ्रॉम बीहैव द साउंड ऑफ म्यूज़िक। बिफोर वी स्टार्ट आपको आप अगर आपके टेक्स्ट बुक्स आपने खोल दी हो तो आप आ जाइए पेज नंबर 17 पे। पेज नंबर 17 और उस पर पार्ट 1 है द साउंड ऑफ म्यूज़िक का, एंड द सेकंड पार्ट दैट that is on page number 21, the Shahnaaz Bismillah का. Okay, so let us start with part 1 first. Evelyn Glennie listens to sound without hearing. यहाँ पर हम अगर आप देखोगे तो डेबोरा कॉली नाम दिया है पेज नंबर 20 पे, जिसने एक इंटरव्यू टाइप का लिया था एवेलिन ग्लेनी नाम की एक स्कॉटलैंड से आई हुई एक लड़की से। लेकिन उस इंटरव्यू में क्या था वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. यहाँ पर एवलिन ग्लेनी का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो लंदन में एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर काफ़ी सारा क्राउड है और वो क्राउड्स काफ़ी फास्ट मूव कर रहा है, लेकिन वो लड़की इतनी वो लड़की काफ़ी काम है और मतलब उस लड़की का नाम यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन हमें पता है उसका नाम एवलिन ग्लेनी है और समवेयर शी इज़ अराउंड 17 ईयर्स ओल्ड। ऑलराइट, उसका उस दिन उस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो लंदन की है वो ऐसे एक एकेडमी है जहाँ पर म्यूज़िक लोग सीखते हैं और परफॉर्मेंस देते हैं और काफ़ी सारा रिलेटेड टू म्यूज़िक एक्टिविटीज़ होती रहती है, ठीक है। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। वो डेफ पहले से ही डेफ नहीं थी, उसका जो हियरिंग की कैपेसिटी थी वो स्लोली कम हो गई थी। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't even move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. Isabel Glennie एवलिन ग्लेनी के मदर का नाम है और उसने कहा कि जब हमने उसे पियानो बजाने के लिए उसे बुलाया तो उसने ध्यान नहीं दिया, तो उन्हें डाउट हुआ कि शायद उसे सुनाई नहीं दिया होगा, ठीक है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. क्या हुआ था कि उसने अपनी जो डेफ वो यानी काफ़ी हद तक वो डेफ हो चुकी थी 11 ईयर्स तक, और वो उसने काफ़ी छुपाने का ट्राई किया था, लेकिन जब उसके मार्क्स काफ़ी कम हो गए थे तो उनकी हेड मिस्ट्रेस मतलब जो उनके प्रिंसिपल है उन्होंने डिसाइड किया था कि उनके पेरेंट्स को बताने के लिए कि उसे कोई स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। इट वॉज दैन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। नर्वस सिस्टम के डैमेज की वजह से स्लोली उसकी हियरिंग कम हो रही थी और एक टाइम ऐसा आ गया था कि वो टोटली डेफ हो गई थी। दे एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ। यानी उन्हें ऐसा कहा गया कि उसे हियरिंग एड मतलब जो कान में मशीन आता है जिससे जो डेफ पीपल सुन सकते हैं वो उसका यूज़ हो, और उसे जो भी डेफ लोगों का या डेफ चिल्ड्रन की स्कूल है वहाँ पर एडमिट किया जाए, ठीक है। But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. एवेलिन ने डिसाइड किया था कि वो गिव अप नहीं करेगी लाइफ में, और उसका म्यूज़िक में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था। और उसने देखा कि एक दिन एक लड़की छोटा सा ज़ाइलोफ़ोन बजा रही है और उसने डिसाइड किया कि वो भी ज़ाइलोफ़ोन बजाएगी, लेकिन काफ़ी सारे टीचर्स ने उसे कहा कि नहीं, तुम ज़ाइलोफ़ोन मत बजाओ, तुम डेफ हो तो तुम्हें सुनाई नहीं देगा। तो लेकिन उसने बात नहीं मानी और एक परकशनिस्ट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है कि ऐसे परकशन इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होता है कि जो हम कुछ वहाँ पर ठोक के यानी कुछ स्ट्राइक करके बजाते हैं, जैसे कि तबला है, ढोलक है या तो फिर ड्रम्स है। तो वो सब इंस्ट्रूमेंट्स को परकशन इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं और वही सब इंस्ट्रूमेंट्स
को जो भी प्ले करता है उसे परकशनिस्ट कहा जाता है. ज़ाइलोफोन इज़ ऑल्सो अ परकशन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. He began by tuning two large drums in two different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. यानी उसका जो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स के जो टीचर थे उसने रॉन फॉब्स ने उसे कहा कि तुम अपने कान से सुनने का कोशिश मत करो, तुम कोशिश करो कि तुम जो बीट्स है उसको तुम फील कर सको. तो उसने जब उसे ये बात कही तो उस एवलिन ने ट्राई किया और उसे पता चला कि जो भी बड़ा ड्रम है उसके जो बीट्स है वो अपनी कमर से ऊपर के बॉडी में फील कर रही है और बाकी के जो छोटे ड्रम्स है वो अपने कमर के लोअर बॉडी में फील कर रही है. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. मतलब एवेलिन ने कोशिश की थी कि अलग अलग नोट्स है, अलग अलग बीट्स है म्यूज़िक के, वो अपने अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में महसूस करने का ट्राई करेगी और उसे उसमें ये सक्सेसफुल भी हुई थी. उसके बाद उसने काफ़ी हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से वो आगे बढ़ी थी. शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. उसके बाद उसने कभी पीछे नहीं देखा. उसने डिसाइड किया था कि उसे म्यूज़िक में ही एनरोल होना है और एक ऑर्केस्ट्रा में वो ज्वाइन हुई और उस ऑर्केस्ट्रा में वो ऑर्केस्ट्रा को जब वो 16 ईयर्स की थी तब ज्वाइन हुई और फिर उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एक ऑडिशन दिया था एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी में काफ़ी उसके हाई मार्क्स भी आए थे. शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. ऑर्केस्ट्रा में सब पूरे बैंड में सब मिलके परफॉर्म करते हैं, वो छोड़ के फिर उसने सोलो मतलब अकेले अलोन परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया था. एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. जो 3 साल का कोर्स था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, वो 3 साल के बाद उसने काफ़ी सारे अवार्ड्स अपने नाम कर लिए थे. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ heroic अचीवमेंट. इफ़ यू work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top. The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. क्या हुआ था कि एवलिन ने उसने ऐसा नहीं माना कि उसने कोई हीरोइक वर्क किया है. वो उसने कहा कि अगर तुम हार्ड वर्क करो और अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ना है तो तुम कोई भी एम अचीव कर सकते हो. और उसने काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 1,000 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में मास्टरी करी थी और उसका काफ़ी हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल बन गया था क्योंकि फिर उसे अलग अलग कंट्रीज़ में जाके उसे वो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने पड़े. ठीक है. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble. She laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. जो डेबोरा जो उसका इंटरव्यू ले रही है तो उसने उसे कहा कि इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. हियरिंग के बिना वो इतना अच्छे से फंक्शन कर रही है, ये देखना काफ़ी इंट्रीगिंग मतलब काफ़ी फैसिनेटिंग है. काफ़ी क्यूरियस वे में वो देख रही है कि ये कैसे पॉसिबल हो रहा है. और फिर वो एवलिन कह रही है कि जो भी मैन है अगर उसकी बियर्ड काफ़ी बड़ी है तो वो उसे ट्रबल दे क्योंकि वो जनरली क्या करते हैं कि डेफ लोग होते हैं ना, वो तुम्हारी लिप रीडिंग मूवमेंट्स से वो बता सकते हैं कि आप क्या बोल रहे हो. तो अगर किसकी बड़ी मुस्टैच और बियर्ड होगी तो वो उसके लिप्स को रीड नहीं कर पाएगी. और फिर वो कह रही है कि एवलिन की एक स्कॉटिश एक्सेंट थी और लेकिन फिर भी उसकी स्पीच काफ़ी क्लियर थी और वो 11 साल की हो गई थी तब तक उसने सब कुछ बोलना सीख लिया था. As for music, she explains, it pours in me through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even my hair. तो म्यूज़िक के बारे में ऐसा एक्सप्लेन कर रही है कि वो पूरे बॉडी में म्यूज़िक फील कर सकती है, उसके स्किन में, उसके चीक बोन्स में मतलब जो तुम्हारे चीक्स है उसके जो यहाँ पर जो बोन्स रहते हैं
एंड इवन इन माई हेयर, यानी अब वो अपने बॉडी के हर एक पार्ट्स में वो फील कर सकती है म्यूज़िक को. व्हेन शी प्लेज द xylophone शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स. जब वो xylophone बजा रही होती है तो उसके जो भी उसके फिंगर टिप्स है वहाँ से वो अपने साउंड को फील कर सकते हैं. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. वो अगर कोई ड्रम्स बजा रहा है तो वो फील कर सकती है कि उसके जो भी बीट्स है वो उसके बॉडी में फ्लो हो रहा है. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. यानी अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर वो प्ले कर रही है और वो वुडन प्लेटफॉर्म हो तो अपने वो शूज़ निकाल देती है और वो जो वाइब्रेशंस है वो उसके वो वुडन प्लेटफॉर्म से अपने उसके पैर से थ्रू उसके पैर के थ्रू पहुंचता है उसके तरफ. ठीक है. Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Says master percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. जो जेम्स ब्लेड्स करके एक मास्टर परकशनिस्ट है वो कह रहे हैं कि भगवान ने शायद उसकी हियरिंग की कैपेबिलिटी ले ली होगी लेकिन उसे काफ़ी एक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी दी है कि वो म्यूज़िक को फील कर सकता है. हम म्यूज़िक को जैसे सुन सकते हैं वैसे वो फील कर सकती थी उसके बॉडी में अलग अलग तौर से वो कैसे बीट्स फील कर सकती है हमने आगे पढ़ा था. और 1991 में उसे फिलहारमोनिक सोसाइटी के तरफ से उसे एक सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला. सोलोइस्ट मतलब जो सोलो परफॉर्म करने वाले होते हैं वो. ठीक है. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. वो कहती है कि उसे अलग बाकी सब नॉर्मल लोगों से ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है लेकिन कॉन्सर्ट के अलावा वो अपने फ्री कॉन्सर्ट भी देती है. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. छोटे बच्चों को जो छोटे म्यूजिशियंस हैं उन्हें सिखाने के लिए जो क्लासेस देती है उसे भी वो काफ़ी हाई प्रायोरिटी देती है. शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. दे सी दैट देर इज़ नो वेयर दैट दे कैनॉट गो. वो डेफ बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि वो बच्चे सुन सकते हैं कि कैसे ये खुद डेफ होके भी इतनी बड़ी म्यूजिशियन है तो हम भी कुछ लाइफ में कर सकते हैं. ठीक है. यही इस हिसाब से वो वर्कहॉलिक है. वर्कहॉलिक मतलब वो काफ़ी काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाली. एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश मोर दैन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. एवलिन ग्लैनी के बारे में जो इंटरव्यूअर है वो कह रही है कि जो पब्लिक उसके एज के थे उससे ज़्यादा उसने ट्वाइस अचीव किए उसके एम्स. शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. परकशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो उसको उसने काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया और फिर लोगों ने समझा कि परकशन इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्केस्ट्रा में कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड people who look to her say if she can do it I can, and not the least she has given enormous pleasure to millions. यानी काफ़ी सारे जो अपाहिज लोग हैं हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी इंस्पिरेशन है और काफ़ी लोगों को उसने अपने म्यूज़िक से प्लेजर भी दिया है. ये चीज़ डेबोरा कॉलेज जिसने उसका इंटरव्यू टाइप लिया था वो बता रही है. नेक्स्ट पार्ट है पेज नंबर 21 पे द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. ठीक है. हम लोग हमने एवलिन ग्लैनी के बारे में पढ़ा. अब हम बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ते हैं. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड. अभी ये PUNGI नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम पुंगी कहते हैं. वो पुंगी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है अगर आपने कहीं देखा होगा तो स्नेक चार्मर्स होते हैं यानी जो सपेरे होते हैं जो सांप को डांस कराते हैं अपने एक शहनाई टाइप के इंस्ट्रूमेंट से उसको वो लोग पुंगी कहते हैं. वो पुंगी से ही शहनाई बनाए. कैसे बनाए वो उसका इन्फॉर्मेशन भी ये चैप्टर में दिया है. हम आगे पढ़ेंगे. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. We had thought that it would be one day revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. क्या हुआ था कि पुंगी जो साउंड था वो एम्परर औरंगजेब को पसंद नहीं था. वो ऐसा कह रहा था कि काफ़ी पतला और काफ़ी नॉइजी साउंड है जिसकी वजह से उसने बैन कर दिया था. लेकिन एक बार्बर्स का ग्रुप था जिन्होंने सोचा कि पुंगी का जो साउंड है वो हम और अच्छा करेंगे और लोगों को अच्छे से सुनाई दे वैसा काम करेंगे.
He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. यानी उसने क्या किया कि पुंगी के जगह एक हॉलो सा एक लकड़ा ऐसा बड़ा सा लकड़ा लिया और उस लकड़े में काफ़ी होल्स उसने लगा दिए और जब वो उसमें फूंक मारता था, एक बार्बर था जो उसमें फूंक मारता था और अलग अलग होल्स को प्रेस करता था और रिलीज़ करता था तो एक बहुत ही मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होता था. ठीक है. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस. द इंस्ट्रूमेंट so different from the pungi had to be given a new name. As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai, the instrument was named the shehnai. यानी इसका आवाज़ काफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद आया. एम्परर औरंगज़ेब के जो कोर्ट था उसमें भी काफ़ी लोगों को पसंद आया. लेकिन अभी ये जो इंस्ट्रूमेंट था इसको एक अलग नाम देना था, इसको पुंगी से अलग कोई नाम चाहिए था. तो उन्होंने क्या किया कि ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये बार्बर्स लोग बजाते थे. यानी बार्बर्स को हिंदी में नाई भी कहते हैं. तो नाई के ऊपर से शहनाई नाम पड़ गया वो फ्लूट का. ऑलराइट. The sound of the shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. नॉर्थ इंडिया में जब कोई वेडिंग होती है या तो फिर शहनाई के साउंड्स हमेशा होते हैं. शहनाई हमेशा वेडिंग्स में बजती रहती है. ये आपने काफ़ी सारे वेडिंग्स में देखा होगा. ऑलराइट. In the past, the shehnai was part of a नौबत और a traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. पुराने ज़माने में क्या होता था कि कोई भी किंग के कोर्ट में 9 अलग म्यूजिशियंस 9 अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे. तो उन्हें उस गैदरिंग को वो लोग नौबत कहते थे. NAUBAT. वो नौबत में शहनाई हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट होता ही था. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument into classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. ये जो शहनाई है, शहनाई जनरली कोर्ट्स में बजाते थे लोग या तो फिर हमने देखा है कैसे नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में या तो फिर टेम्पल्स में बजाई जाती थी. लेकिन इसको एक क्लासिकल स्टेज पे लाना मतलब क्लासिकल लोग इसको शहनाई के बारे में सीखे, उसे बजाए और उसके ऊपर रिसर्च करें, ये सब चीज़ का पूरा क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को. अब हम पढ़ेंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन थे. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. क्या होता था कि 5 साल के जब बिस्मिल्लाह खान थे वो गिल्ली डंडा खेलते रहते थे. एक तालाब था जो डुमराव नाम का एक शहर है बिहार में वहाँ पर. और वो हमेशा बिहारी जी के जो टेंपल था वहाँ पर वो भोजपुरी जो चाहता है एक ऐसा टेंपल का सॉन्ग होता है वो गाने के लिए वो जाते थे और एंड में उन्हें एक लड्डू दिया जाता था. जो लोकल महाराज है जो टेंपल के महाराज है वो उन्हें लड्डू देते थे. दिस हैपेंड 80 years ago and the little boys traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न. 80 साल पहले ये चीज़ हुई थी. लेकिन जो बिस्मिल्लाह खान है उन्हें भारत रत्न जो इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है वो दिया गया था. और वो कैसे मिला हम देखेंगे उन्हें. Born on 21st March 1916, Bismillah Khan belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Buks Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Paigambar Buks and other paternal ancestors were also great Shehnai players. 21 मार्च 1916 को उनका जन्म हुआ था एक ऐसे फैमिली में जो फैमिली म्यूजिशियंस से वो पूरी म्यूजिशियन से भरी हुई थी. उसके फादर और ग्रैंडफादर दोनों शहनाई प्लेयर थे. भोजपुर में जो किंग था उसके कोर्ट में. उसके पापा का नाम पैगंबर बख्श था और उसके दादाजी का नाम रसूल बुक्स खान था. द नेक्स्ट पेज पे आता है. द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई. बिस्मिल्लाह खान ने उसके अंकल को शहनाई बजाते देखा और उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट आया उस चीज़ में कि वो जब बनारस उसकी मदर उन्हें लेके गई थी तब. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Buks to the Vishnu temple of Banaras where Buks was employed to play the shehnai. एक विष्णु जी का मंदिर था वहाँ जहाँ पर उसके अंकल जिसका नाम अली बुक्स था वो वहाँ पर शहनाई बजाते थे.
Ali Books would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated on hours on it. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Bhaiya and the banks of the river Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude. मतलब उसने बिस्मिल्लाह खान ने वो जो शहनाई थी उसके लेसन्स लेने शुरू किए, और जब प्रैक्टिस करने जाता था तो बालाजी टेम्पल के वहाँ पर या तो फिर मंगला मैया एक गंगा रिवर के बैंक्स पे वहाँ पर वो वहाँ जब कोई नहीं होता था तब वो आराम से प्रैक्टिस कर सकते थे. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई. यानी जो गंगा का बहता पानी है उससे उसे इंस्पिरेशन मिली थी कि अलग अलग राग वो शहनाई में बजाएंगे और अलग अलग डिफरेंट सुर से वो शहनाई बजाएंगे. ठीक है. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on the radio. क्या हुआ था कि जब 14 इयर्स के थे बिस्मिल्लाह खान, तब उन्हें इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में उसके फादर के साथ उन्हें वो एकम्पनी किया था उन्होंने. और उस्ताद फयाज़ खान ने जब उनकी शहनाई का परफॉर्मेंस सुना था तो उन्होंने उसे पीठ थपथपाई थी और कहा था कि तुम अगर हार्ड वर्क करोगे तो तुम काफ़ी आगे पहुंचोगे. और 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ गया कि पूरे इंडिया में रेडियो की एक ही फ्रीक्वेंसी होगी और वहाँ पर रेडियो बजेगा, तो रेडियो पे काफ़ी बार उन्हें बुलाया गया था कि शहनाई बजाने के लिए. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उन्होंने वो सबसे पहले शहनाई वाजक के नाम से फेमस हुए थे. He poured his heart into rap काफ़ी from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. जवाहरलाल नेहरू ने जब उनकी वो फेमस स्पीच दी थी रेड फोर्ट पे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, तो उनकी स्पीच के पहले बिस्मिल्लाह खान ने लोगों को एंटरटेन किया था अपनी शहनाई से. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. बिस्मिल्लाह खान ने इंडिया के बाहर भी काफ़ी जगह शहनाई का परफॉर्मेंस दिया है, और उसमें एक एग्जांपल दिया हमें कि अफ़गानिस्तान का किंग ज़ाहिर शाह था, उसके कोर्ट में जब उन्होंने परफॉर्मेंस दिया तो उन्होंने उसको काफ़ी सारे गिफ्ट्स दिए थे. गिफ्ट्स में काफ़ी पर्शियन कारपेट्स और बाकी सब सोवेनियर्स उन्हें गिफ्ट किया गया. सोवेनियर्स का मतलब होता है कि तुम कहीं जाते हो तो कोई अलग कंट्री या कोई सिटी में जाते हो तो उस सिटी की एक कोई ऐसी चीज़ तुम वापस लेके आते हो जो तुम्हें उस कंट्री उस सिटी की याद दिलाते हो, उसी को हम सोवेनियर कहते हैं. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with the Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai. The film was a hit and one of the Bismillah Khan's composition, Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya, turned out to be a nationwide chartbuster. क्या हुआ था कि ये शहनाई से लोग इतने इम्प्रेस हो गए थे कि उसमें एक विजय भट्ट नाम का एक डायरेक्टर था उस वक्त, उसने अपनी फ़िल्म का नाम ही दिया था गूंज उठी शहनाई, और वो शहनाई का एक परफॉर्मेंस बिस्मिल्लाह खान ने उस फिल्म में दिया था. और वो शहनाई का जो सॉन्ग था उसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया. वो जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी फेमस हो गया था, जिसकी वजह से बिस्मिल्लाह खान पूरे इंडिया में फिर फेमस हो गए थे. बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन द फिल्म म्यूजिक वेर लिमिटेड टू टू विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनादि अपन्ना. आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म, ही सेज विद एम्फेसिस. मतलब बिस्मिल्लाह खान को है ना फिल्म्स में काम करना, फिल्म्स में शहनाई बजाने में इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो कहते थे कि ये फिल्म का जो ग्लैमर और वर्ल्ड है वो पूरा फेक और आर्टिफिशियल है. इसलिए उन्होंने सिर्फ 2 ही फिल्म्स में अपने शहनाई का परफॉर्मेंस दिया था. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट. बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America.
यूएसए में एक लिंकन सेंटर हॉल करके एक जगह है जहाँ पर काफ़ी लोग काफ़ी परफॉर्मेंस भी देते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की मीटिंग्स भी होती है। तो बिस्मिल्लाह खान को वहाँ पर पहले इंडियन थे जिन इंडिपेंडेंस के बाद जिन्होंने वहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था, ठीक है। सो he also took part in the world exposition in Montreal in the Cannes Art Festival in the Osaka Trade Fair. उन्होंने अलग अलग परफॉर्मेंस दिए थे। मॉन्ट्रियल है ना, कनाडा का एक सिटी है, और इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल, कैंस आर्ट फेस्टिवल है ना, फ्रांस जो कंट्री है वहाँ पर कैंस का आर्ट फेस्टिवल होता है। और तीसरा ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका जापान का एक सिटी है जो बिज़नेस के लिए काफ़ी फेमस है, वहाँ पर भी उन्होंने अलग अलग ये सब जगह पे परफॉर्मेंसेस दिए थे। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनल दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। तहार मोसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, कि वो इतना फेमस हो गए थे कि ईरान जो कंट्री है, ईरान कंट्री का जो कैपिटल है तेहरान, तेहरान में एक सिटी में एक ऑडिटोरियम, यानी जो म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस जो होती है ना, उसको हम ऑडिटोरियम कहते हैं। वो ऑडिटोरियम का नाम उन्होंने दे दिया गया कि तहार मोसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन। अलग अलग अवार्ड्स मिले थे, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। और 2001 में उन्हें जो 11th पैराग्राफ है उसमें दिया है कि उन्हें सबसे हाईएस्ट इंडिया का जो सिविलियन अवार्ड, यानी इंडिया का अगर तुम सिविलियन हो, इंडिया के सिटीज़न हो, तो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न अवार्ड, वो उन्हें दिया गया था। विद कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ही सेड ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज़ हिंदुस्तानीज रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। जब उन्हें वो अवार्ड दिया गया था तो उन्हें उनके जो आँख में खुशी थी, वो खुशी के से वो कह रहे थे कि इंडिया के ट्रेडिशन में सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा म्यूज़िक फॉरेन के लोग भी अभी अपना रहे, तो आपके बच्चों को म्यूज़िक सिखाया जाए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब इज़ फॉन्डली कॉल्ड इन एक्सीडिंगली fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. तो उन्हें बनारस और दुमराव नाम के जो गांव थे वो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन यूएसए, एंड अ स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। एक स्टूडेंट ने उन्हें कहा कि आप यूएसए आइए, वहाँ पर जो स्कूल है शहनाई की स्कूल, की स्कूल है, वहाँ पर आप उन्हें सिखाइए, और जो बनारस का एटमॉस्फेयर है मैं वहाँ पर क्रिएट कर दूँगा, और वहाँ पर ऐसे टेम्पल्स भी खड़े कर दूँगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज़ व्हाई व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, व्हाइल इन मुंबई आई थिंक ओनली ऑफ बनारस एंड होली गंगा, एंड व्हाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरा। यानी वो कहते हैं कि वो इंडिया को छोड़ के जाने में इतना इंटरेस्ट नहीं था। वो जब इंडिया से बाहर होते थे तो उन्हें बनारस और डुमराव शहर की याद आती थी, और जब मुंबई में होते थे तो उन्हें जो गंगा रिवर है उसकी काफ़ी याद आती थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। वाराणसी, या हम बनारस जो शहर कहते हैं, उसमें एक काशी विश्वनाथ का टेम्पल है, वहाँ पर वो खुद मुस्लिम होकर हिंदू टेम्पल में वो शहनाई बजा सकते हैं। मतलब ये एक इंडिया में जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है उसका एक एग्जांपल है। ठीक है, हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, और आप क्वेश्चन आंसर्स पहले चैप्टर पढ़ना और क्वेश्चन आंसर्स भी नोटबुक में लिख लेना, ये तो आपका होमवर्क रहेगा। थर्ड चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।